So, next topic is polarization and polarizability. That is Fazan rules. Polarization and polarizability. ठीक है, these are Fazan रूल्स. ठीक है, तो पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी वर्ड किससे बना है? पोलर. ठीक है, पोलर. पोलर का मतलब है जैसे हमारे पास कोई बॉडी दी है, उसमें अगर चार्ज सेपरेशन है, चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. तो कोई बॉडी दी है हमारे पास, उसमें अगर मान लो दो पोल बन गए, चार्ज सेपरेशन हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया एकोमुलेट और इस तरफ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेबिलिटी. तो पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी, तो ये वर्ड बना है पोलर से. तो हमारे पास बॉन्ड मैंने आपको बताया था जनरली दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन तरह के भी होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड है. ठीक है, पर यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड है और दूसरा क्या है? कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग होती है दोनों एटम्स में. ठीक है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए. जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. पर कोवलेंट में क्या होता है? नीदर ऑफ द एनीवन लूजेज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, दे जस्ट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड. ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या आ गया? आयनिक बॉन्ड आ गया. तो अब देखने वाली बात है कि सोचने वाली बात है कि अब बेसिकली क्या है हमारे पास है, कोई भी एटम है उसमें आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ, एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन एनी डायरेक्शन, कुछ भी है. पर हमारा कंसर्न यहाँ सिर्फ इतना पता होने से कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है किसी भी एटम में, और न्यूक्लियस में आपको पता है देयर आर प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. तो अब क्या बोल देखने वाली बात ये है कि क्या हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ये दो एटम है, ये आपस में पास आ गए. ठीक है, तो पास आ गए और इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, वेदर कोवलेंट बॉन्ड बनाया या आयनिक बॉन्ड बनाया, कोई भी बॉन्ड बनाया, तो इलेक्ट्रॉन क्या, इनमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट थी. तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसे डॉट लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में पास आए. तो इनमें बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे? या तो आयनिक बॉन्ड बना इनमें आपस में, इन दो ए और बी में, या क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड बना. अभी तो हम दो की बात करेंगे. ठीक है, तो जब बॉन्ड बना तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, अब देखने वाली बात है कि मैंने आपको बताया कि चार्ज होता है एटम में, बेसिकली न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट्स मैंने जो लगाए हैं, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ किस तरह की इंट्रैक्शन हो रही है? एक दिस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में हो रही है आपस में इंट्रैक्शन. ठीक है, तो ये क्या है? सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आपको पता होगा, दिस रिपेल. ठीक है, तो मैंने रिपेल लिख दिया. और जो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज कौन हुए? यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से. ठीक है, पर जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाने. उसी तरह ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? ये दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि बहुत सेम चार्जेस हैं. पर सेम टाइम पे ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को भी. और इस तरह ये जो बी का न्यूक्लियस है, ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ठीक है, यहाँ पे सेम टाइम पे क्या हो रहा है? रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है. ठीक है, तो ये पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी है. तो मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन क्या होती है? जब वहाँ चार्ज सेपरेशन हो जाए हमारे पास. ठीक है, तो ये अब एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है, कितनी ज़्यादा रिपल्शन है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व है, तो उतनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगी या पोलराइजेशन होगी. ठीक है, तो मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, तो आपने ध्यान से सुनना है. अब अकोवलेंट जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, वही मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ.
A covalent bond between two atoms acquires some ionic character due to greater difference in the electronegativities. तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फैक्टर है, प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब कुछ आयनिक करेक्टर आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड में जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 4 यूनिट है, और हाइड्रोजन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसी तरह मैंने बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, मान लो उसमें भी कुछ आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड है सम कोवलेंट करेक्टर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द केटाइन एंड एनायन। तो उसी तरह यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड हमारे पास बना है, जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है आयन से, तो आयन्स में क्या होता है, जैसे ए से केटाइन बना बाय लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बी से क्या बना, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने एनाइन बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आपको पहले बताया था कि केटाइन के पास ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन्स रह गए हैं, तो इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया ज़्यादा, और एनाइन इसके बी के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, पर प्रोटॉन तो एज इट इज़ ही रहे जितने इसके पास थे, ठीक है। मान लो इसके पास एक ही प्रोटॉन था, तो एक ही इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 1 था, ठीक है, बी का। तो एटॉमिक नंबर 1 होने से क्या था, इसके पास एक ही प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन था। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन इसके पास एक ही रहा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो उसी तरह इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 11 था, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ये, पर एटॉमिक नंबर 11 था, तो हमें पता है कि प्रोटॉन इसके पास 11 ही है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले बराबर ही इसके पास प्रोटॉन थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो ये न्यूट्रल था। पर अब क्या हो गया, इसके पास प्रोटॉन उतने ही रहे पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो प्रोटॉन उतने ही रहने की वजह से और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या हुआ कि प्रोटॉन 11 रह गए और इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो 11 जो एक एक्स्ट्रा जो चार्ज है इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड है, देखो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ प्योरली आयनिक कंपाउंड बट इट शो सम कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। द कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय फजन रूल। तो फजन रूल क्या बोलता है, फजन रूल सुन लो अब, ये जो है इसकी स्टेटमेंट, when cation approaches the anion the net positive charge on the cation attracts the electron cloud of the anion। तो बोलने का मतलब है, जैसे ये ए पॉजिटिव जो कैटाइन है, इसने क्या किया, एनाइन को अप्रोच किया, जब ये इसके पास गया तो क्या हुआ, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा एनाइन को, है ना। तो when the cation approaches the anion the net positive charge on the cation attracts the electron cloud of the anion, at the same time cation repel the positively charged nucleus of the anion। तो वही बात होगी, देखो मैंने बताया कि ये जैसे यहाँ गया तो इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज, तो जो इसके बी का जो एनाइन था इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको तो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पर क्या किया, सेम टाइम इसने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस था और बी के पास भी एक न्यूक्लियस है, तो उसको इसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, क्योंकि सेम चार्ज था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ द टू फोर्सेज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन गेट्स डिस्टॉर्टेड और बल्ज टुवर्ड द cation। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द एनाइन बाय द cation एंड द एनाइन इज सेड टू बी पोलराइज। तो बोलने का मतलब है कि आपके पास क्या था, यहाँ पे एक केटाइन था, ठीक है। तो केटाइन का ये न्यूक्लियस था और उसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से आपको शो करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि ये केटाइन था। और यहाँ पे जो एनाइन था, एनाइन के अराउंड भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्या है, ये एनाइन है, इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इसके पास गया इस तरह से, ठीक है, तो इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैंने अट्रैक्ट कर दिया। पर एट द सेम टाइम इसने क्या किया, इस जो पॉजिटिव चार्ज को जो है इसने अपने से रिपेल कर दिया,
अब सेम चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन कैसे आएगा, अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसके अराउंड क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये एनायन आ गया, तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे इसका ये था, तो इसके जो ये केटाइन था, है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में केटाइन। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ दिख रहा है ये, मतलब ये अगर आपको मैं हल्की सी यहाँ आउटलाइन लगा देता हूँ, इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो इसकी शेप में देखो, पहले इसकी शेप क्या थी, ऐसे थी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और एनायन की शेप कुछ इस तरह से सर्कुलर ही था, मतलब स्फेरिकल था जो भी इसकी शेप थी, नॉर्मल शेप में था ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे इसके अराउंड और ये केटाइन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये केटाइन था, देख लो यहाँ ध्यान से। ठीक है, तो इसके बाद आ गया ये केटाइन था और ये एनाइन था, पर जब इसने अप्रोच किया, आयनिक बॉन्डिंग हुई यहाँ पे, तो क्या हुआ, इसकी शेप जो है एनाइन की शेप देखो चेंज हो गई। ठीक है, इट बिकम्स लाइक अ बल्ज। तो इसको बोलते हैं सोटी एंड फेजान रूल, दिस इज फेजान रूल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, जो ये शेप में चेंज आया ड्यू टू अप्रोचिंग ऑफ दिस केटाइन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे द पावर ऑफ आयन टू डिस्टॉर्ट द अदर आयन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। जो डिस्टॉर्ट किसने किया, केटाइन ने किया, किसको, एनाइन को किया, तो केटाइन की क्या होगी, केटाइन क्या शो करेगा, ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, केटाइन शो करेगा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि इसके पास पोलराइजिंग पावर, इसको इसने पोलराइज कर दिया एनाइन को, और जो जिसकी डिस्टॉर्शन हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि इतना पोलराइजेबल है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे हमेशा, तो याद रखना केटाइन और दूसरा आएगा पोलराइजेबिलिटी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए फिर क्या होगा यहाँ पे, अब आप बोलेंगे कि ये डिस्टॉर्शन हो गया, ये क्लोज आएगा, पर यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस मैंने आपको बताई, कुछ रिपल्सिव नहीं, तो ऑल ओवर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आयन और केटाइन सेट हो जाएंगे, मतलब ना ज़्यादा क्लोज ना ज़्यादा दूर, ताकि इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो अपना काम करती रहेंगी वहाँ पे, और जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो अपना काम करेंगी, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पोलराइजेशन अब स्मॉल होगी, ठीक है, तो पोलराइजेशन की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर पोलराइजेशन वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन का ये मतलब हो गया। तो अभी तक आप समझ गए कि पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होगी। तो कोवलेंट कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ही बढ़ेगा। अब देखो, मतलब इसका मतलब हो कि जो फैक्टर क्या करेंगे, पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे, वो कोवलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब यही हुआ ना सिंपली, कि मतलब जो फैक्टर पोलराइजेशन को बढ़ा रहे हैं वो ऑब्वियसली कोवलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। तो पोलराइजेशन कौन कौन से फैक्टर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए फजान ने कुछ रूल दिए। तो उन्होंने बोला कि पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, जैसे आपने लिख लेना पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर है उसमें हाई चार्ज ऑफ केटाइन और एनाइन। ठीक है, उसके बाद आ गया दूसरा स्मॉल साइज ऑफ केटाइन। तीसरा आ गया लार्ज साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, तो अब देखो ये किस तरह से, अब पहले आपको बस ये माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है, चार्ज पास आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा देखो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। अब जैसे आप मैग्नेट लाएंगे दो एक दूसरे के पास, तो जी मैग्नेट में जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होगी उतना ही ज़्यादा दूसरी जो
जिस चीज़ को वो अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे आयरन का पीस है, उसको उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी तरह मतलब मैग्नेटिक पावर कैसे ज़्यादा होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ए पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइन के ऊपर, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, चार्ज मतलब अट्रैक्टिंग होगा, वो डिस्टॉर्शन के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, उसी तरह एनायन होगा तो उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, क्योंकि उसके पास उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसको उतनी ही ईजिली क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट। तो जितनी ज़्यादा चार्ज होगा, दिखती सी बात है, उतना ही, मतलब जैसे अगर आपको दो आयन दिए हो कैटायन, जैसे ए पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव, तो दिखती सी बात है A2 पॉजिटिव विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कम्पेयर टू A पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह मान लो B नेगेटिव और B2 नेगेटिव है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी B2 नेगेटिव की। ठीक है, तो इस तरह स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन एंड लार्ज साइज ऑफ एनाइन। स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन के बोलने का मतलब है कि जितना ज़्यादा, जैसे कैटाइन का साइज होगा, जैसे हमारे पास दो कैटाइन दिए हैं मान लो, तो इसके बाहर एक ऑर्बिटल है, इसके बाहर दो ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब इसने भी मतलब क्या करना है, ए पॉजिटिव, ये भी कैटाइन है। ठीक है, अब इसने पोलराइजिंग पावर शो करनी, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट सरफेस से उतना ही नज़दीक है, और ये फार है, थोड़ा दूर है। ठीक है, डीप है ये अंदर, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस कैटाइन दैट इज़ ए पॉजिटिव ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, और अगर एनाइन की बात करें तो एनाइन के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, क्योंकि उसकी पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड लार्ज साइज ऑफ एनाइन विल बी एबल टू मोर पोलराइजेबल। ठीक है, विल बी मोर पोलराइजेबल। तो ये आप समझ गए। तो पीरियोडिक ट्रेंड है इसके बाद, और उसके बाद जो टॉपिक बच गया वो नेक्स्ट टाइम करेंगे।